नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को और आप सबका स्वागत है हमारे इस नाउन के नेक्स्ट सेशन में। जो हमने अभी तक नाउन के सेशंस किए हैं उसमें नाउन को एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है पुत्र। और जैसा कि आप सबको कहा या बताया मैंने कि जो नाउन टॉपिक है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस बेसिक के बाद ही आप उसका एडवांस लेवल समझ पाते हो, जिस एडवांस लेवल पे हमने बातचीत आपके पहले सेशंस में स्टार्ट कर दी है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नाउन के सेशंस नहीं अटेंड किए हैं, अगर वो आज डायरेक्ट सेशन पे आप आओगे तो आपको समझ तो आएगा, कोशिश कीजिएगा आपको समझ आएगा। लेकिन आपको पुरानी जो क्लासेस हैं नाउन की जो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, आई थिंक 2 या 3 क्लास, 3 क्लास या 2 क्लास, हमारी 2 क्लास नाउन की हो गई हैं, तो वो दोनों क्लास नाउन की जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आज नाउन की क्लास नंबर 3 है। मैं जो नाउन कराता हूं बेटा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स की तरह सिंपल नाउन करा के नहीं छोड़ रहा। मैं नाउन के साथ उसका बेसिक प्लस आपका उसका एक होता है ना, एक बेस बना के चल रहा हूं। जब हम नाउन को कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे नाउन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपसे ही एज अ टेस्ट सोल्व करवाऊंगा, प्लस बेहतरीन लेवल पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार फिर से आपका गुरु आप सबका स्वागत करता है नाउन के इस बहुत ही प्यारे से टॉपिक में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा नाउन। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए जैसा कि मैं आपको नाउन चल रहा हूं, आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि आप लाइफ में पहली बार इतना सिस्टमेटिक तरीके से नाउन पढ़ रहे हैं। तो नाउन का अगर मैं ये बोलूं तो ये हमारा क्लास नंबर 3 है जो सेशंस में आप नाउन को लेके चल रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले सेशन जो नाउन के मिस किए हैं उन सेशंस को जरूर से जरूर देख लें। जैसे ही नाउन खत्म होगा, नाउन के एंड में आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं बहुत जम के एकदम अच्छे तरीके से। और नाउन के जितने भी क्वेश्चंस सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का मैं आपका टेस्ट लूंगा, ताकि आपको यह हो कि हां सर 2023 तक आए गए नाउन के अगर हम सारे के सारे एरर्स खुद से ही सोल्व कर पा रहे हैं, 100% मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, तो आगे भी आपके 100% मार्क्स नाउन में आने तय हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होमवर्क भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्लास में भी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी प्रैक्टिस करेंगे, डिटेक्टिंग एरर्स भी प्रैक्टिस करेंगे। A to Z कंप्लीट प्रैक्टिस मैं आपको करा के दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आगे इस जो है पीडीएफ का। पहले मैं आपको दिखा दूं कहां तक हुआ था, एक बार उसको ओपन कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। ये नाउन है बेटा। तो ये जो बैच बच्चे लेंगे वो बैच की इंफॉर्मेशन थी। ये नाउन यहां से, सो माय डियर, यहां से नाउन हमने स्टार्ट किया था। ये पहले हमने इसका बेसिक पार्ट जाना, बेसिक पार्ट जानने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छे से टॉपिक जो नाउन में किया वो नाउन आइडेंटिफिकेशन किया। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन फ्रेज का कैसे पता लगाते हैं माय डियर। हमने फिर देखा नाउन क्लोज का कैसे पता लगाते हैं। फिर हमने देखा कि हाउ डू आइडेंटिफाई नाउन क्लोज, कैसे पता किया। फिर नाउन क्लोज के बाद अगला टॉपिक मैंने लिखवाया हाउ टू यूज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन को किस तरीके से आप एक सेंटेंस में देख सकते हैं। सो यहां से आज का हमारा सेशन जो था हमने वो स्टार्ट करना है बेसिकली, हाउ टू यूज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन को एक सेंटेंस में आप किस किस रूप में देखते हैं। मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, थोड़ी क्या पूरी डाउन है, कोल्ड हो गया है, गला खराब है, बुखार है, तो मेरी आवाज को एडजस्ट कीजिएगा। मैं बार बार सुर 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 करके आपको इरिटेट करूंगा, आप उस इरिटेशन को सहन कीजिएगा। आज के लिए माफी चाहेंगे बेटा। छुट्टी मैं करना नहीं चाह रहा था, ठीक है, बीमार हो या कुछ भी हो, छुट्टी ना मुझे करनी चाहिए ना आपको करनी चाहिए। कोशिश करो जब तक ठीक है क्लास ले सकते हो हम ले। तो हमने क्या बोला, नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आप सेंटेंस में देख सकते हैं। तो नाउन आपको एक सब्जेक्ट की तरह नजर आ सकता है, नाउन आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ सकता है। इसी तरीके से नाउन फ्रेज भी आपको एक सब्जेक्ट की तरह नजर आ सकती है, नाउन फ्रेज भी आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ सकती है। नाउन क्लोज भी आपको सब्जेक्ट की तरह नजर आ सकती है, नाउन क्लोज आपको ऑब्जेक्ट की तरह भी नजर आ सकती है। तो ये दो फंक्शंस हमने देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्लास। यहां से आज का हमारा सेशन स्टार्ट है, यहां से आज का हमारा सेशन स्टार्ट है।
ठीक है। तो पहले सेशंस में हमने सीखा नाउन के यूज को, जो अभी तक बोले। सो नाउन के दो यूज, ये लास्ट आपने देखा था सेशन में, नाउन सब्जेक्ट की तरह, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब के यूज होता है। आज हमें तीसरे यूज से स्टार्ट करना है। सो यहां से सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाए। और जिन्होंने पहले के सेशंस नहीं देखे, पहले के सेशन देखो, फिर आप इस सेशन को यहां से कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सबका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा सेशन। नाउन कैसे नजर आएगा, तीसरा कैसे नजर आ सकता है सर नाउन सेंटेंस में? नाउन नजर आ सकता है डियर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। नाउन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ सकता है। नाउन वर्ब का सब्जेक्ट, नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट, और तीसरा फंक्शन क्या लिख रहा हूं, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इसका मतलब वो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। आपने बोला सर प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है क्या अपने बाद? वही चीज मुझे आपको यहां बतानी है। देखो बेटा, अगर मैं प्रेपोजिशन को यूज देखूं, सर प्रेपोजिशन आखिरकार होती क्या है, प्रेपोजिशन आखिरकार होती क्या है, तो इसी के नीचे मेरे साथ साथ कॉपी लिखिएगा डियर, कॉपी करके। प्रेपोजिशन जो होता है ना, वो अपने आप में एक रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने आप में एक रिलेटिंग वर्ड होता है, जिसका काम क्या होता है, सेंटेंस में दो शब्दों को क्या करना डियर, रिलेट करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड। दूसरी बात जो आपको प्रेपोजिशन की याद रखनी है, प्रेपोजिशन हमेशा, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद जो है वो अपना ऑब्जेक्ट क्या करती है बेटा, अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेती है। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो उस प्रेपोजिशन का क्या होगा डियर, ऑब्जेक्ट होगा। बेटा वो जो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, हाँ, या नाउन का छोटा भाई कौन हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है। और आप इन दोनों को डाल लो डब्बे पे, क्या कर दो, डब्बा यानी कि एक बॉक्स बना लो। तो प्रेपोजिशन के बाद आया उसका ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब का नहीं कहलाएगा। वो अपने आप में क्या बनती है, कलेक्शन। तो ये अपने आप में इसका ग्रुप बन जाता है। इसका भी एक नाम है, नीचे लिखूंगा, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल के बाद। सर आप क्या कह रहे हो, एक एग्जाम्पल अगर आ जाए तो स्वाद आ जाए। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से सुनना, ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी थी। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा रजिस्टर पे। ही बॉट बुक्स, माय डियर मैंने क्या लिखा, उसने किताबें खरीदी थी। तो बॉट अपने आप में क्या हुआ, वर्ब। तो किताबें अपने आप में क्या हुआ, नाउन। तो ये जो नाउन है, खरीदी थी, क्या खरीदी थी, किताबें। तो ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पुत्र ये इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। खरीदी थी, क्या खरीदी थी, किताबें खरीदी थी। तो ये क्या कहलाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये नाउन का यूज नंबर 2 था, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है बेटा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। तो आपने देखा, हां सर ही बॉट बुक्स, अगर हमने लिखा तो ये ऑब्जेक्ट बन गया किसका, वर्ब का। तो ये कहलाया ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्ब, that means that particular noun is used as an object of that particular verb. हिंदी में सुनो बेटा, अगर हम वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन जो नाउन ऑब्जेक्ट बनता है वो वर्ब का बनता है। लेकिन इस एग्जांपल में आप समझे। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ये लिखूं बेटा, ही केम, वो आया था, टू राहुल, ही केम टू राहुल, वो राहुल के पास आया था। ही केम टू राहुल, वो राहुल के पास आया था। तो वो आया था, टू का मीनिंग है पास, है ना, वो आया था, ठीक है, किसके पास, राहुल के पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं उत्तर जी, वो टू क्या है, प्रेपोजिशन है। वो टू क्या है, प्रेपोजिशन है। अब देखो, ये जो राहुल है ये किसके बाद लिखा गया है, प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया है। तो ये जो राहुल है अपने आप में क्या है बेटा, नाउन है। अब ये नाउन मुझे बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये है माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ये राहुल बना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो नाउन आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा बेटा, नाउन आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में दिखाई देगा,
और नाउन माय डियर स्टूडेंट्स आपको अपने आप में प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसे बेटा उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम कहेंगे। अब आपने गुरुजी हमें एक और प्यारी सी बात बताई कि इसको बॉक्स में डाल दो। हां, तो एक बात बताओ, ये परिवार किसका है? सर इस प्रेपोजिशन का ये परिवार है। प्रेपोजिशन आई, उसने बोला अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला नहीं नहीं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कहते सर अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद लिखा होता, इसकी तरह उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन होता। वो उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन नहीं गुरुजी, वो मेरी एक्सप्लेनेशन है। जैसे वो आया था क्या? राहुल के पास। तो अब ये जो राहुल है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वर्ब के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अब मैं उसकी मालकिन बन गई। वेरी गुड। इसलिए क्या हुआ बेटा, यहां पर जब प्रेपोजिशन के बाद वो राहुल आया तो उसने एक ग्रुप बना लिया। कितने वर्ड हो गए? 2। कितने वर्ड हो गए? 2। ठीक है, इसका मतलब एक प्रेपोजिशन और साथ में आया उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होगा, और दोनों जुड़ गए। सर आपने हमें लास्ट क्लास में सिखाया था अगर शब्दों का समूह मिल जाए तो उसे फ्रेज कहते हैं। वेरी गुड। और इस फ्रेज का मालिक कौन? प्रेपोजिशन ने ये फ्रेज बनाई है। तो इसका मतलब इसको हम एक नाम से पुकारते हैं बेटा। क्यों ना इसी के नीचे आप लिखोगे मेरे बच्चे, इसे एक नाम से पुकारते हैं हम, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका मतलब आज आपको एक फ्रेज का और पता चल गया। बेटा मुझे बताओ सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे पहचानोगे? सर सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज पहचानी जाएगी उस प्रेपोजिशन के बाद उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट को ही अगर हम बॉक्स लगा दें तो वही होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, वही होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा, वही होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम भी करती है, एडवर्ब फ्रेज का। वो यहां नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, यहां नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम उस टॉपिक में। तो मुझे बताओ अगर सिंपल आप नाउन को सिर्फ नाउन की रेंज तक रखें, सिर्फ उसी औकात तक रखें, उससे बाहर ना कुदाएं, तो आपने नाउन के सेंटेंस में कितने यूज देखे? 3 यूज। नाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन जाएगा बेटा, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन जाएगा, और नाउन क्या करेंगे? नाउन अपने आप में उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा अगर प्रेपोजिशन के बाद होगा तो। और जो दोनों मिलेगा प्रेपोजिशन के बाद और उसका ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो मिलकर क्या बनती है? प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। इस बात को याद रखना। चाहे प्रोनाउन भी आ जाए, जैसे ही केम टू हर, प्रोनाउन भी लिख सकते हो, नाउन भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? लेकिन समझ उसी को आएगी बेटा जो पहली क्लास से रेगुलर क्लास लेगा, प्लस साथ साथ उसका रिवीजन करेगा। बीच में हवाबाजी करने से एग्जाम नहीं निकलने वाला। हो सकता है आपको मेरे शब्द कड़वे लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि आप उस टीचर के पास पढ़ रहे हो बेटा जिसने रैंक होल्डर्स बनाया है स्टूडेंट्स को, चाहे वो रैंक 1 से लेकर अंत तक हो। इंग्लिश में जबरदस्त मेरे बच्चे रैंक लेकर आए हैं, इवन 100% मार्क्स लेके आए हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, क्या? कि मेहनत लगेगी, दिल जान से मेहनत लगेगी। मैं वैसा अध्यापक नहीं हूं जो अंडरलाइन करा करा के पीडीएफ से पढ़ाता रहे। आपको मेहनत करनी होगी, नोट्स बनाओ, ताकि इन नोट्स को जब आप रिपीट करो, रिवीजन करो, तो आप तुरंत से अपने रजिस्टर से आप रिवाइज कर लो और रिवीजन करके फिर बैठो, ताकि जब मैं नाउन का टेस्ट लूं, नाउन की प्रैक्टिस कराऊं, आपको बहुत बढ़िया मजा आ जाए। ठीक है, अब दूसरा कीड़ा। कई बच्चों को एक अजीब तरह का कीड़ा दिमाग में पाया जाता है। वो कीड़ा क्या होता है गुरुजी? वो कीड़ा होता है मेरे बच्चे कि सर फ्रेज को भी हिंदी में बता दो। एक काम करो सर, प्रेपोजिशन से बनी फ्रेज को प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं। फ्रेज शब्दों का समूह होता है, हम समझ आ गए। सर प्रेपोजिशनल को भी हिंदी में लिख दो। मेरे पुत्र क्षमा कीजिएगा, हाथ जोड़ के आपको एक बात बता रहा हूं, फिर से कड़वी लग सकती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, लेकिन इस कड़वी घूट को पी जाना। अगर इतना ज्यादा ही हिंदी में घुस गया ना मेरे बच्चे, इंग्लिश में तो कभी नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा है। वो कीड़ा क्या है? हर चीज की हिंदी लिखनी है। तो एक बात बता फिर, मुझे टेलीफोन की हिंदी बता दे, नहीं पता। रेलवे स्टेशन की हिंदी बता दे, नहीं पता। एक दो बच्चे को हो सकता है मजाक में पता भी हो, कहीं पढ़ी हो। क्या इतना कीड़ा ठीक है? क्या इतना वाकई में इतना कीड़ा ठीक है? अगर वो इतना कीड़ा हिंदी का घुस ही गया दिमाग में, क्या वाकई में आप उस 45 लाख की भीड़ में से इंग्लिश में मार्क्स निकाल लोगे? फिर तो आप, कई बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं नाउन की भी हिंदी बता दो। सर प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, ये भी लिखो। ऐसी की तैसी इसकी क्या जरूरत है आपको प्रोनाउन को सर्वनाम लिखने की? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज हो। इतना काफी नहीं है तेरे लिए? सो बेटा ऐसी ऐसी तैसी मत कर लेना अपनी जिंदगी की कि मैं क्या, कोई भी आपकी जिंदगी में सुधार ही ना ला पाए, जब भाग भाग के हमने ऐसी तैसी उसी पे करानी है तो अपनी।
इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, वरना मेरे बच्चे आप क्लोज की भी हिंदी लिखोगे, फिर फ्रेज की भी हिंदी लिखोगे, फिर आपको पता चला आपको ऑब्जेक्ट की भी हिंदी चाहिए, फिर आपको पता चला आपको ऑफ की भी हिंदी चाहिए, फिर आपको रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करने वाला शब्द, फिर बोलोगे आप रिलेट की भी हिंदी लिखो, तो बर्बाद हो गया बेटा। क्योंकि पुत्र हिंदी में पढ़ना इसे बोला जाता है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ना। इस चीज को याद रखिएगा। इफ यू रियली थिंक आई एम राइट नाउ आई एम टीचिंग इन द इंग्लिश मीडियम सेक्शन, देन व्हाट डू यू मीन? अगर आपको लगता है आप इंग्लिश मीडियम में मेरे से पढ़ रहे हो तो उस बात का मतलब क्या है आपका? इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे होता ना, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी हिंदी वर्ड, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट preposition by using the English language only. Preposition means what? Preposition means relating word. It is used to relate any two words in a sentence. And of course, my dear students, if you are trying to explain the preposition, then after preposition we use object of that particular preposition. And the collection of preposition and the object of the preposition is called prepositional phrase. Prepositional phrase can be used as an adjective or as an adverb in a sentence. Right now I am teaching by using the English language. बट छुटकू मियां अभी तो बेटा आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए बाइलिंगुअल भाषा में पढ़ रहे हो, जिससे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। इससे बेसिक कुछ भी नहीं होता पुत्र। इसलिए वो नशा जितनी जल्दी हो उतार देना बेटा, वरना वो नशा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और कोई आप छोटा मोटा टीचर आएगा और तुम्हें ऐसे रूल रटाएगा कि आपको मजा आ जाएगा, पेपर में फेल हो जाओगे। फिर कहोगे जयदीप सर सही कह रहे थे यार, इससे गया गुजरी हिंदी नहीं हो सकती। इस चीज को रखिएगा बेटा, समझ में आया? तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे पुत्र, वही आपको तरीका अपनाना होगा। और हिंदी मीडियम क्या हर तरह हर लेवल पे मेरे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है, इस बार आपकी बारी है। तो खाली हिंदी मीडियम का झुंझुना बजा देना वो टोटल निहायती एक गलत तरीका होगा अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का। समझे बेटा? तो तीसरा यूज भी समझ आ गया। ठीक है बेटा, तीसरा यूज भी समझ आ गया। इसलिए आराम से इसको कॉपी। तो क्या देखा? सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का नाउन, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, या ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब की एक्सप्लेनेशन होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ ले आगे। बताइए, हो गया कॉपी बेटा? आगे बढ़ें। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो साथ साथ बताते चले। हाँ चलो, लाइव है, चल रही है क्लास। आ जाओ मेरे शेर। फोर्थ यूज, सर नाउन और कैसे दिखाई दे सकता है सेंटेंस में? नाउन एक कैसे दिखाई दे सकता है? नाउन आपको धोखा दे सकता है, जो धोखा मैंने समझाया था। क्या? देखो, नाउन यूज हो सकता है बेटा एज एन एडजेक्टिव। है बिल्कुल बेटा, एज एन एडजेक्टिव। नाउन को आप एज एन एडजेक्टिव देख लेते हो, मतलब वो निकम्मा एडजेक्टिव बन जाएगा। हाँ, ये धोखा भी होता है। आप सोचोगे नाउन है, नाउन का काम करेगा, नहीं, नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। याद करो वो लम्हा जब मैंने कहा था बेटा, जब आप ये बोलते हो, देखो, आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, सम गोल्ड, कुछ सोना, मैंने कुछ सोना खरीदा है। तो बेटा सम तो आपको याद है डेटरमिनर होता है। हाँ, और गोल्ड यहां क्या है? नाउन है, और नाउन का ही काम कर रहा है बेटा। मैंने खरीदा है, व्हाट, क्या खरीदा है? गोल्ड खरीदा है सर। तो आपने बोला सर ये गोल्ड है यहां और नाउन का काम कर रहा है, ये तो डेटरमिनर है गुरुजी। याद आया बेटा? डेटरमिनर है, और दोनों को मिलाकर आप नाउन फ्रेज कह सकते हैं। बिल्कुल। तो गोल्ड यहां क्या है? गोल्ड यहां क्या है बेटा? नाउन है। ठीक है, तो ये तो सर नाउन का काम कर रहा है। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इसी में ये कर दूं, आई हैव बॉट, मैंने खरीदी है। देखना, मैंने आपके साथ एक, ठीक है, चालाकी खेली, लेकिन आप समझ जाओगे। आई हैव बॉट, मैंने खरीदी है, सम, हाँ, गोल्ड रिंग्स, मैंने कुछ सोने की अंगूठियां खरीदी हैं। अब मैंने पुत्र जी आपके लिए लिख दिया, आई हैव बॉट, मैंने खरीदी हैं, सम गोल्ड रिंग्स, कुछ सोने की अंगूठियां खरीदी हैं। अब मैंने कुछ सोने की अंगूठियां खरीदी हैं, तो यहां बताइए बेटा, गोल्ड अपने आप में क्या हो गया? सर धोखा दे दिया इसने तो। क्यों? क्योंकि ये रिंग क्या हुआ? नाउन हो गया। ये तो गद्दारी कर गया सर।
क्या बन गया बेटा? ये तो डिटरमिनर था सर, ये तो एडजेक्टिव बन गया। अब यहां पर ये किस रूप में यूज हो रहा है? एज एन एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव बन गया गुरुजी। और गोल्ड क्या था? नाउन था। तो हो सकता है पुत्र आपको नाउन दिखाई दे सेंटेंस में, लेकिन वो नाउन नाउन का काम ना कर कर वो एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाए और आपको गोल्ड एज एन एडजेक्टिव नजर आ जाए। बताओ जी, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने बोला सर ये भी बिल्कुल बिंदास सी बात हुई, ऐसा भी हो सकता है। तो नाउन एज एन एडजेक्टिव भी नजर आ सकता है। आपके बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा एक बात बताइए बेटा, जब कभी भी आप ये बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कॉपी नहीं करना। मैंने बोला एक स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, हाँ, तो बात बताओ बेटा, गर्ल तो नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, लेकिन जब आप गर्ल स्टूडेंट लिखेंगे तो आप देखेंगे सर ये गर्ल अब यहां एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, अब नहीं बन रही है नाउन। ऐसा ही जब हम ये बोलते हैं बेटा बॉयफ्रेंड है, तो ध्यान से देखोगे बेटा तो एक बात ये पाओगे, बॉय अब एडजेक्टिव हो गया, मेन कौन हो गया? फ्रेंड। फ्रेंड है वो बॉय है तो बॉयफ्रेंड, और वो गर्ल है तो गर्लफ्रेंड। ऐसे यूज करते हो बेटा। तो हमने बोला कि सर ये नाउन हुआ तो ये अब एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं बोलूं भाई एक लड़का तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, और मैं बोल रहा हूं आप बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, लेकिन बेटा इसमें बॉय अपने आप में क्या है? नाउन है सर। और उसमें बॉयफ्रेंड में बॉय क्या बन गया था? एडजेक्टिव बन गया था। तो इस बात को याद रखिएगा मेरे बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि जो नाउन है वो सेंटेंस में आपको नाउन की तरह ना दिखाई दे के वो एडजेक्टिव का काम करना स्टार्ट कर दे, और आप तुरंत बोल दो सर ये तो एक एडजेक्टिव की तरह अब नाउन यूज हो रहा है। तो नाउन नाउन ना रह के पुत्र जी वो एडजेक्टिव का काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आप बोलते हो गोल्ड रिंग्स में, गोल्ड अपने आप में नाउन नहीं बेटा, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, उस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन गया, ये डिटरमिनर बन गया। और मेरे पुत्र अगर मैं और डीपली जाऊं तो आप बहुत शानदार और जानदार बच्चे हैं, आपने पहले की क्लासेस देखी हैं। अगर नाउन के साथ उसके एडजेक्टिव डिटरमिनर्स का एक कॉम्बिनेशन बना दे तो बेटा यहां प्रेपोजिशन तो नहीं है जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा, नहीं बनेगा सर। तो ये क्या बन गया बेटा? यहां पर नाउन फ्रेज बन गया सर, क्योंकि उसमें एक मेन नाउन है और उस नाउन के साथ जुड़े हुए इसके एडजेक्टिव या डिटरमिनर हैं, उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। बातचीत समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं लड्डू। तो ये हुआ नाउन का कौन सा यूज बेटा? फोर्थ वाला यूज। अब अपने बच्चे को मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बात और बतानी है, कहो तो तैयार हो बेटा? बता दो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। इसी में एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा। एक फर्ज बन गया जाता है कि नाउन को हम बोल देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कि नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब आप बोलोगे गुरुजी फिर इसी में क्यों नोट लगवा रहे हो, तो अलग से यूज बना दो। नहीं बेटा, ये इसी से रिलेटेड है। नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। इसका मतलब मेरे बच्चे, जब नाउन सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बने उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। जब नाउन सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा? नाउन नाउन सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो नाउन क्या करेगा? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो उसको बोलते हैं बेटा नाउन। इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। नाउन क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जिसमें वो किसके बारे में जो है जानकारी देगा बेटा? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो सर उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे कि नाउन यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इसका मतलब वो सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बनेगा, है ना मेरे बच्चे? क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? बनेगा तो वो एडजेक्टिव ही। किसका एडजेक्टिव बनेगा? सब्जेक्ट का। कैसे सर? बात समझ नहीं आई, बताओ तो जरा। देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं, दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स, वे इंजीनियर्स हैं। अब आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर टीचर्स आपको क्या नजर आ रहा है? आपने बोला सर हमें नाउन नजर आ रहा है टीचर्स। हाँ, मुझे बताओ मेरे बच्चे, वे हैं, क्या है वो? टीचर्स। तो क्या ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये आर को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, टीचर्स है। कौन है? वे। सर दे, वे। तो ये दे कौन है बेटा? यहां पर सब्जेक्ट है सर। और ये जो नाउन है मेरे बच्चे, ये नाउन है ना टीचर्स। हाँ, टीचर्स नाउन है। किसको एक्सप्लेन कर रहा है? किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सब्जेक्ट को। तो ये क्या बना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। तो ये क्या बना? सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मेरे बच्चे क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। भले ही वो वर्ब के बाद है, लेकिन वर्ब के बाद आके वो एक्सप्लेन किसको कर रहा है?
सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो किसका कॉम्प्लीमेंट बना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसका मतलब है तो एडजेक्टिव का ही रूप बेटा, एडजेक्टिव का ही रोल प्ले कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का ही रूप है। क्यों? क्योंकि वे अमीर है, वे गरीब है, वे स्मार्ट है, वे इंटेलिजेंट है, वे टीचर्स हैं। सो अगर मैं कहूं बेटा दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। दे आर रिच, रिच क्या हुआ? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन दे आर टीचर्स, वे क्या हैं? टीचर्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव ही होता है बेटा। तो इसको क्या बोल दोगे? सर इस नाउन ने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया, इसलिए उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दिया गया। अब ये बातें आपको याद करते हुए चलनी पड़ेगी। जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनको पहले से पता है, बट जिनकी वीक है उनको तो नहीं पता बेटा। इसलिए मैंने छुटको अभी डाटा। बात ये नहीं है मेरे पुत्र, ठीक है, बात ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश कमजोर है या स्ट्रॉन्ग, बात ये है अब क्या चाहते हो आप? स्ट्रॉन्ग करना ना, तो इन नामों को याद करके चलो। बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देगा वो नाउन, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देगा। जैसे दे आर इंटेलिजेंट, दे आर रिच, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। आ जाओ जरा इधर एक और एग्जाम्पल देखो। अगर मैं ये लिखता हूं बेटा ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो भी एक बात बताओ बेटा, ये क्या हुआ? आर्टिकल, सब जानते हैं। डॉक्टर क्या हुआ? नाउन, सब जानते हैं। ये हुआ आर्टिकल जो इस नाउन के लिए है। तो मुझे बताओ बेटा, ये आ डॉक्टर एक साथ जुड़ा तो नाउन फ्रेज भी कह सकते हो आप इसे बेटा। हाँ मेरे पुत्र, ये जो है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सर ही को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये वर्ब को एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, ये तो ही को, अगर वर्ब को एक्सप्लेन करता तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनता, लेकिन ये तो ही को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए ही इज रिच, ही इज अ डॉक्टर, ही इज रिच, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज रिच, ही इज अ टीचर, ही इज रिच, ही इज अ प्रोड्यूसर। तो वो उस एडजेक्टिव की तरह आप नाउन फिट कर रहे हो, तो आप इसे एडजेक्टिव ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, बाद में बताऊंगा ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन उतना नॉलेज नहीं। अभी आप सिंपल बोलोगे सर इसके एक्सप्लेनेशन है, तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बताओ मेरे पुत्र, किसी को भी कोई भी समस्या? ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका इसी का हिस्सा क्यों बना दिया गुरुजी आपने? अरे बेटा है तो एडजेक्टिव ही, तो आपने नाउन एज एन एडजेक्टिव देखा, नाउन से पहले यूज हो जाएगा, वो नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाएगा। या मेरे पुत्र वो ऐसे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, उसका एडजेक्टिव बनेगा, ऐसे रूप में दिख जाएगा। तो है तो ये इसी का हिस्सा ना, इसलिए ये नोट इसी में करवाए। गुरुजी एक और कर जाओ, आ जाओ मेरे पुत्र, यही तो कहानी। अच्छा एक और बात बताऊं, किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 और किसी को 3, मैक्सिमम 3 होता है, लेकिन समझ सबको आता है। लेकिन लड़ने के लिए तैयार रहना है, बुजदिल नहीं बनना है बेटा। जैसे कुछ बच्चे ने सर कम समझ आ रहा है, तो बेटा क्लास को 2-2 बार देख ले, पुराने वाली 2-2 बार देख ले, फिर आपने आप समझ आ जाएगा। वो कैब अलग करा रहा हूं आपको, ग्रामर अलग सेक्शन दे रहा हूं, और जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस तक महान बन चुके हो। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, जो नाउन में पढ़ा रहा हूं A to Z पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, एक बार पिस के। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको बोल रहा हूं, जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो तो धुरंधर है, उनको तो सब समझ आ रहा है। जिनकी वीक है बेटा, मुझे तो वीक वाला बच्चा भी तो चाहिए, मुझे वीक वाला बच्चा भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी तो वो रिस्पेक्ट करेगा, तभी तो वो कहेगा जयदीप सर अच्छे हैं। स्मार्ट वाला तो बोलेगा मेरी इंग्लिश तो पहले से तेज थी, गुरुजी ने पढ़ाई और अच्छी होगी, खत्म। मुझे उस वीक वाले से सुनना है, गुरुजी मैं इंग्लिश में कुछ नहीं था, आपने बना दिया, मुझे उसको भी बराबर साथ लेके चलना है। इसलिए कोई भी बच्चा मेरी बातों से इरिटेट ना हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है बेटा, वो इरिटेट ना हो। अगर इरिटेट होने का मन करे ना, तो एक बार आंखें बंद करके उस भगवान का नाम लेना। क्या आप सच में खुदगर्ज नहीं बन रहे हो? आप ये कह रहे हो गुरुजी बस हमारे लिए पढ़ा दो, बेसिक ना बताओ, सिर्फ मेन बातें बता दो। किसके लिए? जिनकी इंग्लिश सिर्फ तेज है। मेरे बच्चे, मुझे पैसे उस बच्चे ने भी दिए हैं जिसकी इंग्लिश कमजोर है, और वो अपने दोस्त से यही सुन के आया है कि जयदीप सर से पढ़ ले, बेसिक से पढ़ाते। तो मुझे उनकी भी लाज रखनी। इसीलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पुत्र, किसी भी तरीके से नाउन मेरे साथ एक बार दिल से कंप्लीट कर लो। मैं मां कसम खा के कह रहा हूं मेरे बच्चे, तू एरर बनाएगा नाउन के, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, और जबरदस्त तरीके से बनाएगा पुत्र। लेकिन एक बार विश्वास करके सटीक तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे नाउन पढ़ ले, कसम से आग लगाएगा तू। और एक बार नाउन में आग लगा दी तो फिर तू जयदीप सर का फैन हो चुका है। फिर आप बोलोगे हाँ गुरुजी अब तो कोई टेंशन नहीं, जैसे नाउन टॉपिक किया वैसे सारा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत करनी जरूरी है।
ये कह के बात नहीं बनेगी गुरुजी समझ कम आ रहा है, फिर मैं क्या करूं, दोबारा देखना क्लास, मैक्सिमम दूसरी बार देख लेगा बेटा। स्पीडोमीटर पे लगा के दोबारा क्यों नहीं देख रहा, दोबारा से रिवाइज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शुरू शुरू में इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना बड़ा मजबूरी, बड़ा दिक्कत होता है। मैं बताऊं दूसरे टीचर कैसे नाउन कराते हैं, कराऊं 2 सेकंड में, और रूल कराते हैं निकम्मे। यू रूल लिखते हैं और यू रूल लिख देंगे, और पता है क्या बोलेंगे, ये सम्मन होता है, हाँ सम्मन वर्ब होती है, एक होता है बेटा सम्मन्स, सम्मन्स होता है नाउन, आप सम्मन्सिस कर देंगे बन जाएगा प्लूरल नाउन। उनको कुछ पता ही नहीं, बच्चों को रूल लिखवा रहा निकम्मा, और उसी रूल पर बेस 2-4 क्वेश्चन करा देगा। आप बोलोगे वाह मास्टर ने कमाल कर दिया, नाउन पढ़ा दिया। अरे गधा पढ़ा दिया, ऐसे नाउन पढ़ोगे? तभी तो टीचर, तुम्हें लग नहीं रहा अभी जयदीप सर बेस तैयार कर रहे, सीधा वैसे वाला फड़फड़ा के नाउन नहीं, अरे सीधा ये नाउन। बच्चे को पता ही नहीं, बच्चे को पता है ऐसे पढ़ाया जाता है। फिर एक और रूल लिखवाएंगे, कहेंगे देखो बेटा अगर आपको दिखता है सन इन लो, हाँ तो इसका प्लूरल कैसे करोगे, हमेशा पहले वाले नाउन का प्लूरल होगा। बोलो इसका प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लो। ओ हो, और बच्चा खुश है, ऐसे वाला नाउन। अरे मेरे बच्चे क्या है, कैसे बना, कुछ तो पता हो। बस ये रटा देंगे बच्चे को कि पहले वाले का प्लूरल होगा, बोलो तागिड़धा, और वो भी पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के, क्योंकि खुद को कुछ आता ही नहीं, खुद को कुछ याद ही नहीं, ना बच्चे के साथ मेहनत कर। चलो थक गए, तुम्हें बीमार, ऊपर से इतना भाषण देना पड़ रहा है तुम्हें। आ जाओ बेटा अब वापसी पढ़ाई पे आते हैं, लेकिन ये भाषण भी जरूरी है उनको कुरेदने के लिए जो मेरे पास नया बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, अभी उसको इंग्लिश का उतना ज्ञान नहीं। पुत्र ऐसे पढ़ते, ठीक है। चलो अब आगे कोशिश करते हैं, डन हुआ। अब नोट एक और क्यों लिखवा रहे हो सर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सर आजा बेटा, कुछ नहीं है, चींटी मर गई देख, कुछ नहीं हुआ। क्या करना है पुत्र, आपने जो ऑब्जेक्ट है ना, हाँ अब नाउन यूज होगा, हाँ लेकिन अपने उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। हाँ इसका देखो, नाउन सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नाउन यहां क्या करेगा बेटा, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहां क्या करेगा, नाउन हाँ होगा एडजेक्टिव ही, नाउन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इट विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट, जिसको अंग्रेजी में लिखना बेटा क्या लिखोगे, इट विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा आओ सर, अब हमने क्या बोला, अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो कैसे देगा, कैसे देगा। देखो बेटा अगर मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, मैंने बोल दिया अच्छा तुमने अपने दोस्त का, हाँ तुमने अपने दोस्त का नाम निकाला है, कुछ नाम निकाला ना, इसका नाम हाँ सर इसका नाम हमने ना हाँ बंधु रखा हुआ है ना, बंधु, हाँ ऐसे अपने दोस्त को कैसे भी पुकारो। तो आप अपने नाम को, अपने दोस्त के नाम को कई बार मेरे पुत्र मजाक में कोई नाम रख देते, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, वी कॉल राहुल, हम राहुल को पुकारते हैं, वी कॉल राहुल पांडु वी कॉल राहुल पांडु, हम राहुल को पांडु बुलाते हैं सर, हम राहुल को पांडु बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, वी कॉल राहुल पांडु। हाँ देखो ना अब आपने क्या किया, देखो बेटा कॉल क्या है, वर्ब। अच्छा किसको, राहुल को पुकारते हैं, राहुल क्या है, नाउन, और ये नाउन यहां किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। वी कॉल राहुल, हम राहुल को बुलाते क्या, पांडु। तो पांडु वी को नहीं बुलाते, कॉल को नहीं बुलाते, राहुल को बुलाते। तो बेटा ये राहुल ऑब्जेक्ट को ये नाउन एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ ये बन गया क्या, नाउन है हाँ, बट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको ही बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। और ऐसे में आपको एक वर्ब दिखेगी कॉल। नेम, वी नेम्ड, हमने नाम दिया था, वी नेम्ड अवर डॉग, ठीक है। वी या ऐसे कर लेते, दे नेम्ड देयर डॉग, हाँ दे नेम अवर डॉग, हाँ छुटकू। अब देखो दे नेम्ड देयर डॉग छुटकू, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखा बेटा। देखो दे नेम्ड देयर डॉग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, नाउन है। देयर क्या हुआ बेटा, डेटरमिनर, ये नाउन हुआ। और ये नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम दे दिया छुटकू, भी तो क्या है बेटा, नाउन। लेकिन ये नाउन किसका काम कर रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे भाई, अरे कुछ बड़ी बात थोड़ी ना हुई सर, तो बहुत आसान हो गया। करो कॉपी। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या
मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी नाउन काम करके आपको देगा, लेकिन छोटे ले इतना ही काफी है बस हमें, ताकि पता रहे। ये तो चीजें एडजेक्टिव टॉपिक में भी आपकी मदद करेंगे बेटा। चाय आ गई, माफी चाहूंगा। चाय पियोगे? नहीं, ठीक है पियो ना, मुझे गला खराब, मेरे को पीने दो यार। ठीक है बेटा, तो इनको लिंकिंग वर्ब बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो यार, लेकिन अभी ये देखेंगे। बताओ बेटा, मजा आ गया भाई। तैयार है भाई? एक पुत्र पुत्र है, पुत्री है, बोल रही है सर मुझे हिंदी में लिखना नहीं आता मैं। अच्छा देखो बेटा, जो भी अगर साउथ से हैं इन्हें हिंदी लिखनी नहीं आती, तो एक बात बताओ, आप ऐसा लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऐसे लिखो आप, कूल। जैसे आपने कमेंट लिखी है, सो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू राइट डाउन द हिंदी लैंग्वेज, यू कैन यूज दिस मेथड, इट्स क्वाइट कूल। ठीक है जी, चलो। अरे बेटा, इंग्लिश तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, नौकरी इससे मिलेगी, पैसा इससे कमाएंगे, जॉब लग जाओगे, पेपर वर्क इसमें होना, वरना इसकी ऐसी की तैसी, जरूरत क्या इंग्लिश पढ़ने की, ना मुझे पढ़ाने की। इंग्लिश को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, इंग्लिश की इतनी औकात है, 5 महीने में तुम्हें ये भाषा आ जाएगी। और किसी में दम है 5 महीने में हिंदी सीख के दिखाए, हिंदी व्याकरण में ऐसी तैसी हो जाएगी। हम हिंदी माध्यम से होते हुए, मतलब भारत देश से होते हुए, हिंदी से होते हुए, हम आज तक हिंदी व्याकरण नहीं सीख पाए उस लेवल पे। और इंग्लिश की ग्रामर की क्या औकात है? 5 महीने की औकात है। सोचो कितनी आसान होगी, सोचो कितनी आसान होगी, सोच के देखो बेटा। बताओ सर कितनी आसान होगी है? ये औकात है इस भाषा की, 5 महीने में भाषा आ जाती है। हमारी कोई संस्कृत सीख के दिखाए, हमारी कोई हिंदी सीख के दिखाए, आधे में से कोर्स छोड़ के भाग लेगा वो। तुम हिंदी में तो कम से कम ये तो हो, कोर्स छोड़ के नहीं भागते, तुम कहोगे 5 महीने की औकात है। इंग्लिश मीन्स 5 महीने की औकात है। आओ सर देखते हैं। तो ये बड़ा आसान हो गया। सर ये नाउन का कौन सा यूज हुआ? 4। अब नाउन का कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? 5वां यूज क्या होता है? इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। क्या बोला मैंने? 5वां यूज क्या बोला मेरे दोस्त मैंने? वोकेटिव केस। सर वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? टू एड्रेस, लिखना अभी समझो, एड्रेस करना। गुरुजी ये एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? पुकारना, पुकारना। हमने बोला अमन इधर, अब आपने ये सेंटेंस बोला अमन यू कैन गो देयर, अमन तू वहां जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, ये कैसा नाउन यूज कर लिया सर आपने सेंटेंस में? सिर्फ पुकारने के लिए, पुकारना, किसी को एड्रेस करना, पुकारना। ऐसे भी नाउन आपको सेंटेंस में दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको जैसे मैंने कमेंट से एग्जांपल लिया अमन, कोमा दिखेगा बेटा, कोमा दिखेगा, और उसके बाद आपको सेंटेंस दिख जाए, अमन हां डैश यू कैन गो देयर टुडे, अमन आज तुम वहां जा सकते हो। एक बात बताओ बेटा, ये अमन यहां क्या है? आपने बोला सर देखो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोंडा नाउन तो है, लेकिन मेरे दोस्त ये नाउन यहां काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का? नहीं। सब्जेक्ट तो ये रहा। ऑब्जेक्ट का? नहीं। एडजेक्टिव का? नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का? नहीं। तो वो 4 फंक्शन में से कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको लिखवाए। तो सर पुकार रही हूं। अच्छा गुरुजी, इसी को पेपर में बोलते हो वोकेट करना। वोकेट करना यानी कि पुकारना, इसी को बोल देंगे बेटा पेपर में देगा तो, अरे ये तो वोकेटिव यूज है या वोकेटिव केस है, इसको बोलते हैं बेटा। ऐसा देखिए, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से अगली वर्ब आएगी, इसके हिसाब से नहीं आएगी बेटा। मतलब पेपर में इससे एरर यही बनता है बेटा, सारी इंग्लिश अच्छे से कर लोगे ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्री मिल जाएगा टॉपिक आपको। कैसे? जैसे हमने एक पुत्र का और नाम लेते हैं, हम ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, विकास भाई का। मैंने बोला विकास
कोमा, ठीक है। यू इज रेडी, विकास यू इज रेडी, ठीक है। यू इज रेडी टू प्ले नाउ, विकास अब तुम खेलने के लिए तैयार हो, विकास तुम अब खेलने के लिए तैयार। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपने ये बोला तो आपको ये पास मिला कि सर अब यहां विकास का कोई यूज नहीं है, सब्जेक्ट ये है। अगर ये सब्जेक्ट है तो यू के साथ इज आता है, नहीं सर आर, तो पेपर में ये एरर होगा। विकास यू आर रेडी। अब आप बोलोगे सर ये, अरे नहीं, ये सब्जेक्ट होता तो विकास इज रेडी होता ना, फिर ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता, विकास इज रेडी टू प्ले ना, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे है। इसलिए याद रखिएगा, जब नाउन वोकेटिव केस की तरह यूज होता है तो ऐसे दिखता। अच्छा, दूसरी चीज, या तो आपको ये स्टार्टिंग में दिखाई देगा या यही सेंटेंस के एंड में दिखाई दे सकता है। अगला एग्जांपल जरूर लिखना डियर। यू कैन गो देयर टुडे, यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर विकास, ऐसे भी नजर आ सकता है। इसका मतलब जो वोकेटिव केस है, हो सकता है आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखाई दे जाए, या हो सकता है पुत्र वो सेंटेंस के आखिरी में दिखाई दे दे। यू आर रेडी टू प्ले नाउ विकास, कम हियर विकास, विकास कम हियर, दोनों सही हैं। तो एड्रेस स्टार्टिंग या लास्ट में आपको ये दिख सकता है। ये केस भी बहुत प्यारा यूज होगा जब हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे, तो वहां ये चीज बहुत अच्छे से यूज की जाएगी, ठीक है। देखो, तो इस केस को याद रखिएगा, नरेशन टॉपिक में बड़े काम आता है, ठीक है जी। आपकी वोकैब की बुक को कैसे रीड करें, मंगवा ली अभिषेक बेटा, पहले मैं याद कराता, चलो अभी थोड़े दिन और मेरे साथ याद करो, आसान हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कौन सा यूज था नाउन का? सर आपने हमें ये 5th यूज कराया, जिस तरीके से आपने नाउन बता दिया। एक 6th यूज देखते हैं। नाउन एक और यूज में होता है। मैं ये चाह रहा हूं नाउन एक सेंटेंस में आपको किस रूप में दिखाई दे, वो आपको सारी चीजें पता चल जाए। सर अगला कौन सा ये केस है? अब ध्यान से देखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन। सर एपोजिशन का मतलब क्या होता है? मतलब सीखो बेटा। और यहां भी क्या लगाओगे? कोमा। यहां भी क्या लगाओगे? कोमा। नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या है? जब आप एक नाउन लिख लेते हैं, हां, और उसकी एक्सप्लेनेशन आप एक कोमे के जरिए बता देते हैं। तो ध्यान से सुनना, आप ऐसे लिखो नीचे, मेन सब्जेक्ट यहां होगा बेटा, और उस मेन सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? कोमा। यहां नाउन इन एपोजिशन लिख देंगे। ऐसे ही कॉपी करना है इसमें। इसको एपोजिटिव केस भी बोल देते हैं इसका। नाउन इन एपोजिशन लिख देंगे। अब ये क्या होता है नाउन इन एपोजिशन, अभी बताऊंगा। फिर आप कोमा लगा देंगे। हां, फिर आप क्या करेंगे? इधर वर्ब लिखेंगे। तो ये जो वर्ब है ना, और आगे कोई भी चीज, ये जो वर्ब है ना बेटा, वो इसके हिसाब से आएगी। मेन सब्जेक्ट ये है, तो आप ऐसे एरो लगाओगे। तो सर ये नाउन इन एपोजिशन बीच में क्या हो जाता है बेटा? ये बीच में, हाँ, नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? इस मेन सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि उस मेन सब्जेक्ट को ज्यादातर लोग जानते ही हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई द ताजमहल, अब ताजमहल के बारे में सब जानते ही है ना, स्टिल मैंने उसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दी, स्टिल उसको आगे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, तो उसके लिए आपने यूज कर लिया। एक सेकंड, एसी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं और गर्म हवा देगा फिर ये। उसी को क्या किया मेरे दोस्त, हमने लिखा मेन नाउन प्लस नाउन इन एपोजिशन, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, प्लस में वर्ब लगा दी। तो इस केस में आपको लिए आसान काम क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो मेन तो यही है, इसलिए ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाए। जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, जैसे मैंने बोल दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कोमा कोमा द साइंटिस्ट, बेटा 10 साइंटिस्ट लिखने की जरूरत तक नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन स्टिल ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति, ऐसे प्रसिद्ध प्लेस या ऐसे प्रसिद्ध नाउन जिनको हर कोई जानता है,
वो अंडरस्टूड होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, स्टिल कोमे लगा के वो चीज लिख दी जाती है, ताकि एक रीडर जब उस सेंटेंस को रीड करे तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद डायरेक्ट जो है वो वर्ब पढ़ ले, बीच वाली एक्सप्लेनेशन ना पढ़े। क्यों? क्योंकि उसको, ठीक है, उसको ऑलरेडी पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन है। तो रीडिंग की स्पीड इस तरीके से तेज होती है बेटा, इस तरीके से आप स्पीड को बढ़ाते, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखिएगा, डन है। तो कैसे सर? देखो, जैसे मैंने यहां पर एक बात लिखी, चलो जी, मैंने लिखा रोहन, हाँ देखना, रोहन कोमा द टीचर, रोहन कोमा द टीचर, ऐसे पढ़ते हो ना आप स्टोरी, रोहन कोमा द टीचर, हाँ सर, ऐसे हम स्टोरी लाइन भी पढ़ते हैं ताकि वो स्टोरी रेफरेंस में याद आ जाए, अच्छा रोहन जो टीचर है, मतलब एक स्टोरी आप पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उस कैरेक्टर को ऐसे लिख देते हो, रोहन द टीचर। हाँ, अब एक बात बताओ, वॉज, हाँ, या वर, हाँ, रेडी टू गो देयर, वहां जाने के लिए तैयार था। तो आपने बोला सर ये द टीचर जो है अपने आप में ये नाउन इन एपोजिशन हो गया, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं, मेन सब्जेक्ट है बेटा जी रोहन, तो रोहन के हिसाब से आएगा वॉज, तो ये इसके लिए वर्ब होगी, ना कि इसके लिए, ना कि इसके लिए। अगर मैं लिख दूंगा रोहन द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको समझाएगा रोहन द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स, या रोहन द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, तो वहां रोहन की बात है, वर मत लगा देना कि टीचर्स की बात, सर्वेंट्स की बात नहीं, वहां बात है उस रोहन की। तो अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, सपोज कीजिए रमन द कोमा द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, आप समझ जाओगे सर, ठीक है, हाँ, फिर से कोमा, हाँ, अब बताओ, वॉज या वर, ठीक है, हाँ, गोइंग देयर, वहां जा रहा था। तो आप बोलोगे ये जो नाउन इन एपोजिशन होता है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है बेटा, तो मेन सब्जेक्ट कौन होता है? मेन है रमन, तो रमन के हिसाब से क्या आएगा? वॉज, यहां से ही एरर बनते हैं। इसलिए मैंने कहा जो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट है, वो कोई टॉपिक नहीं होता बेटा, वो आपको आराम से समझ आएगा अगर आप सारी इंग्लिश को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से देख सकते हो तो, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सर यहां तो वोज आना था, हाँ वैसे भी वोज आना था, हाँ मजा आ गया, क्या टेंशन है बेटा, ये पता होने चाहिए वो वोज टीचर के लिए है कि रोहन के लिए, वो तो रोहन के लिए है, इसीलिए, वरना ये थोड़ा ना टीचर्स करके वर्क कर दोगे, आपको पता होना चाहिए नाउन इन पोजीशन है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, मेन हम इसकी जगह ये लगाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। ये था बेटा 6। और सर इस पर बेस्ड कैसे पेपर में एरर आते हैं ये, अब आपको लगेगा सर ऐसा एरर आता है, मेरे बच्चे मैंने सीजीएल का ही क्वेश्चन लिखा है, और बाद में मैं जब आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा, ताकि आपका हौसला बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। तो हर चीज पेपर में कहीं से भी पूछी जा सकती। बताओ बेटा, इसको बोलते हैं बेटा बाइलिंगुअल पढ़ाना, ऐसे पढ़ाओ हिंदी मीडियम बच्चा और इंग्लिश मीडियम बच्चा दोनों ही अपने आप को कंफर्टेबल पाए। बेटा विकास साहित्य CHSL हो चाहे CGL हो, सबका सिलेबस आपको ऑलरेडी सिलेबस PDF में दिख जाएगा उस एग्जाम्स का, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। बढ़ लें आगे भाई, तो ये हुआ इसका 6 नंबर का फंक्शन। 7वां देखें कैसे नाउन नजर आएगा, सेवेंथ कैसे नजर आएगा, थोड़ा सा याद करो बचपन, आपको एक जगह और नाउन दिखता था, सर ये क्या होता है, मैंने बचपन में ये बड़ा देखा है गुरुजी, ये क्या होता है, ये क्या है गुरुजी, इसको बोलते हैं बेटा, इस साइन को और इसको एरो, ऐसे एरो लगाना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे एस। अब ध्यान से सुनना, अपोस्ट्रोफे एस, क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे एस। तो सर हमने ये अपोस्ट्रोफे एस भी पढ़ा है, नाउन आपको ऐसे भी दिख जाता है, नाउन आपको ऐसे भी दिख जाता है, ठीक है, हाँ नाउन आपको ऐसे भी दिख जाता है अपोस्ट्रोफे एस, लेकिन इसमें ये क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, आपको ये नाउन दिखता है, अपोस्ट्रोफे एस दिखता है,
प्लस आपको इधर एक मेन नाउन दिखता है। हाँ, और ये क्या करता है बेटा, ये अपने आप में जो नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगता है, ये अपने आप में दिखाता है अधिकार। अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पजेशन। पजेशन, ठीक है, पजेशन मतलब अधिकार। देखो बेटा, जो डिफिकल्ट है उन चीज की हिंदी में अपने आप लिख दूंगा, लेकिन ये नहीं है बेटा सेंटेंस हिंदी में क्या कहेंगे, वाक्य। क्या जरूरत है आपको जानने की उसकी, ठीक है, क्या जरूरत है जानने की, नहीं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, नाउन पर जब अपोस्ट्रोफे एस लगता है तो उसको बोलते हैं अधिकार दिखाने का वो कार्य करता है। नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तो नाउन के यूज की लिस्ट बन रही है गुरुजी। कैसे सर, देखो, अगर मैं ये बोलता हूं आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं राहुल्स कार, राहुल की गाड़ी। मैं खरीदना चाहता हूं राहुल की गाड़ी, तो गाड़ी खरीदनी है किसकी, राहुल की गाड़ी। आप ये नहीं बोल पाओगे ना बेटा आई वॉन्ट टू बाय राहुल कार, राहुल कार नहीं बेटा वो राहुल कार ऐसा लग रहा है जैसे कार राहुल कार है, राहुल कार है, राहुल एडजेक्टिव बनेगा उसका, ऐसे नहीं, राहुल की गाड़ी है। तो राहुल का अधिकार दिखाना है, ये लगाना होगा। अगर पेपर में ये बोलेगा बेटा आई वॉन्ट टू बाय राहुल कार, तो गलत होगा, ये सही होगा। आई वॉन्ट टू बाय राहुल कार है, गलत होगा, आपको लिखना होगा आई वॉन्ट टू बाय राहुल्स कार। तो नाउन का एक चेहरा और आप देखते हो, ठीक है, एक चेहरा आप और देखते हो जिसमें आपको नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ दिखता है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में बैठा के चलोगे बेटा। अब समझ में आया क्यों जयदीप सर नोट्स बनाने बोलते हैं। आप नोट्स बनाओगे, रिवीजन करने में आसानी होगी, आप नोट्स बनाओगे, दिल तक चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये हुआ बेटा नाउन का 7वां यूज। अब अगर मैं नाउन के सारे यूज बता दूंगा, इनके अलावा आपको नाउन कैसे भी नहीं दिखेगा सेंटेंस में बेटा, पता है आपको, इसके अलावा नाउन आपको कैसे भी नहीं दिखेगा। आप सहो कहोगे हाँ सर इतना काफी है, अब हमें ऐसे ही नाउन नजर आता है बस, फिर नाउन पढ़ने में मजा आएगा, तब असली नाउन चालू होगा। अब तक तो पूरा नाउन का एक ऐसा बेसिक है जहां एग्जाम में पूछा भी जाता है, फिर देखेंगे, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर सारा पढ़ाओ अपोस्ट्रोफे एस, बेटा वो तो अलग पढ़ाऊंगा, वो लिखवाऊंगा हेडिंग आपका आफ्टर 2 या 3 क्लास के बाद कि यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस। 1.5 घंटे का टॉपिक है बेटा, ये इतना छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो मैंने सिर्फ एक यूज के माध्यम से आपको छोटा सा बता दिया। नाउन आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, नाउन आपको ऐसे भी नजर आ सकता है, इसको बोलते हैं बेटा। समझ आया जी, 7वां यूज दिमाग में बैठा। आइए अब देखते हैं बेटा इसका एक और यूज, 8वां। बचपन हालांकि आपको थोड़ा सा याद होगा, हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा याद है, जरा ध्यान करो बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर, हाँ, आप इसको भी एज अ नाउन यूज करते थे, और इसको क्या बोलते थे, जिरिंड है, हाँ। और इसका एक और नाम है बेटा वर्बल नाउन। क्या बोला मैंने, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन मीन्स वर्ब से बना नाउन। वर्बल नाउन को क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब से बना नाउन। क्या बोलोगे, वर्ब से बना नाउन। ये ऐसा नाउन होता है बेटा जो वर्ब से बनता है, वर्ब से बना नाउन, वर्ब से बना नाउन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नाउन का काम करती है, करती 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव भी है, लेकिन अभी नहीं जानेंगे, अभी सिर्फ जिरिंड को देखो। जिरिंड या इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब से बना नाउन। ऐसा क्यों, देखो बेटा, अगर मैं कहूं टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर मैंने कहा बेटा टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपने ऐसे लिखा तो आपको समझ आया, अच्छा सर हम समझ गए टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो टोबैको क्या है, नाउन। क्यों, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट है, और इज क्या है बेटा, वर्ब, और इस वर्ब का ये नाउन क्या है, यहां सब्जेक्ट है सर। व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, अगर मैं कर दूं बेटा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको की जगह मुझे एक वर्ब यूज करनी थी, धूम्रपान। बताओ बेटा, धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे दोस्त आप ये देख पाते हो कि गुरुजी स्मोकिंग भी अपने आप में एक नाउन बन गई, जिसको हमने इसी को बोल दिया बेटा
जिरिंड। और ये जिरिंड क्या है, इसी को बेटा हमने वर्बल नाउन यानी कि नाम दे दिया, जिरिंड को वर्ब से बना नाउन। अच्छा, ये किसका काम कर रहा है बेटा, यहां सब्जेक्ट का। तो एक नाउन का आपको ये चेहरा भी नजर आ सकता है। तो मेरा ये था बेटा आपके लिए पूरा का पूरा कोशिश कि नाउन जिस जिस चेहरे में मेरे बच्चे को नजर आ जाए सेंटेंस में, अगर मैं वो सारे चेहरे खत्म करा दूं, अब नाउन की कोई औकात नहीं। मुझे बताओ कितने फंक्शन है बेटा, 8। कितने फंक्शन है, 8। नाउन आपको इन 8 चेहरों में नजर आएगा सेंटेंस में, इसके अलावा उसका कोई चेहरा ना होगा। एक बार रिवाइज हो जाए गुरुजी तभी मजा आएगा। चलो बेटा एक एक करके रिवाइज करते हैं। नाउन आपको कैसे नजर आएगा, वर्ब का सब्जेक्ट। नाउन आपको कैसे नजर आएगा, वर्ब का सब्जेक्ट। साथ साथ बोलिएगा। नाउन आपको कैसे नजर आएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। नाउन आपको कैसे नजर आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तीसरा फंक्शन कराया था बेटा। नाउन आपको कैसे नजर आएगा, एडजेक्टिव की तरह, जिसमें वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है। नाउन आपको कैसे नजर आएगा, ओए अमन, हाँ इधर आ जा सर, वोकेटिव केस, किसी को एड्रेस करने के लिए नजर आएगा। बेटा 5 यूज हुए। छठा, नाउन आपको कैसे नजर आएगा सर, जिसमें वो एपोजिशन का केस कहलाता है। प्रसिद्ध नाउन को जिसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, उसके बाद ब्रैकेट या ब्रैकेट नहीं, कोमा लगा के उनको एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है, उसे नाउन इन एपोजिशन कहते हैं गुरुजी। अच्छा बेटा, नाउन कैसे नजर आएगा सर, नाउन अपोस्ट्रोफे एस के साथ नजर आता है। अच्छा पुत्र, नाउन कैसे नजर आएगा सर, वर्बल नाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आएगा। सर नाउन के यूज खत्म। 8 तरीके से सेंटेंस में एक नाउन बेटा नजर आ सकता है गुरुजी, इसको बोलते हैं बेटा नाउन के यूज। अब मैं अगर आपके नाउन टॉपिक को बांटूं, तो सबसे पहले मैंने नाउन में क्या कराया सर, बेसिक पार्ट कराया। फिर क्या कराया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कराया। फिर क्या कराया, नाउन फ्रेज। फिर क्या कराया, नाउन क्लोज। फिर क्या कराया, नाउन यूज। बेटा अब तक मैं नाउन को ऐसे कराते आया हूं। अगर आप चाहो अगर आप चाहो तो एक अलग पेज पे नाउन के मेरे सारे टॉपिक्स लिख के चल सकते हो कि जयदीप सर नाउन में क्या क्या कराते हैं। अब तक मैं एक काम करता हूं, इसी के आगे यहां पर लिख देता हूं बेटा नाउन टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, नाउन। बेटा इसमें क्या क्या कराते हैं गुरुजी, सबसे पहले सर हमें कराते हैं बेसिक पार्ट। याद आया सर, एक क्लास आपने ली थी बेसिक पार्ट की। बेसिक पार्ट के बाद गुरुजी आपने कराया नाउन आइडेंटिफिकेशन। याद आया, नाउन आइडेंटिफिकेशन की नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन कराई थी सर, और साथ साथ उसकी डेफिनेशन बताई थी कि किस तरीके से नाउन की डेफिनेशन बनती है। ये अलग पेज पे, उसी के आगे अलग पेज बना लो, इस पेज को ब्लैंक रखना, ऐसे टॉपिक टू टॉपिक, ताकि आप ये हो गया, ये हो गया। तीसरा क्या कराया सर, नाउन फ्रेज। अब आपको नाउन फ्रेज पता है ना, क्या क्या होती है, कैसे यूज होती है, जी सर। फिर चौथा क्या कराया सर, नाउन क्लोज। क्या नाउन क्लोज पता है अब आपको क्या होती है, जी सर पता है। पांचवा क्या कराया सर, नाउन के यूज, नाउन, ठीक है, यूजेस कराए सर, उसके यूसेज कराए, नाउन यूज, कि एक नाउन सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज होते हैं, ऐसे होता है सिलेबस। कितने टॉपिक हुए, 5 टॉपिक हुए नाउन से रिलेटेड। इसलिए मैंने आपको जब सिलेबस दिखाया था तो मैंने कहा था बेटा ये चीजें इसमें अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब हम छठा यूज करेंगे बेटा, 6th पार्ट पे आएंगे। बताइए यहां तक मजा आया, एकदम मजा आ गया भैया पढ़ के। किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ साथ शेयर करना यहां पर। ठीक है, तो लिखवा दू छठा। छठे में अब हम करेंगे बेटा नाउन के काइंड्स। नाउन कितने टाइप का होता है, उनसे कैसे क्वेश्चन बनते, मजा आएगा पढ़ के। अब मैं कराऊंगा आपको नाउन काइंड्स। तो इस पेज को मैं भी ब्लैंक छोड़ दूं, मैं भी ब्लैंक छोड़ दूं, क्यों, क्योंकि इस पे मैं लिखवाते चले जाऊंगा टोटल टॉपिक नाउन के। ये बड़ा टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा नाउन जब टॉपिक होगा।
किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट सर? किसी का भी कोई भी डाउट नहीं है ना? आया सर मजा? चलिए, अब आपकी हेडिंग क्या डलेगी? नाउन काइंड्स। फिर मैं जब अगला टॉपिक कराऊंगा ना तो इसी लिस्ट में लिख दूंगा मैं, अब हम क्या करें। नाउन के काइंड्स। सर कितने प्रकार के नाउन होते हैं? कितने प्रकार? नाउन के बारे में बहुत कुछ आपने दे दिया। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? कितने प्रकार के बेटा? सबसे पहले बचपन याद है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब ये भी बताऊंगा प्रॉपर नाउन से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? प्रॉपर, जैसे सबसे पहले कोई इंसान बना, कोई इंसान बना तो आपने उसको इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, जिसको आप कह सकते हैं पर्टिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, जैसे आपका नाम हमने अजीत पढ़ लिया बेटे, एक ऋतु बच्ची है उसका नाम ले लिया हमने, काजल है, अभिषेक है, ठीक है, मानसी है, विनय है, हमने इनके नाम ले लिए। ये इनके क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये सब क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट है तो वो कॉमन नाउन हो गया। फिर हमने कलेक्टिव नाउन, फिर हमने मटेरियल नाउन, फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से सारे काइंड पढ़ने हैं, प्लस इस तरीके से काइंड पढ़ने हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में क्या गुरुजी? पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें वो पढ़ना बेटा। प्रॉपर नाउन को सबसे पहले हमने क्या बोला? ये क्या होता है? देखो इसकी खासियत है, पहला स्टार। प्रॉपर नाउन का मतलब है बेटा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर का नेम होता है। हाँ, और ये आप ये कह सकते हैं उसका फिक्स्ड नेम है, फिक्स किया गया नाम है, फिक्स्ड नेम। हाँ, आप उसकी ना तो हिंदी देखेंगे ना उसका मीनिंग निकालेंगे, चुपचाप बस जैसा है वैसा ही पढ़ो, जैसा है वैसा ही पढ़ोगे। ये प्रॉपर नाउन, उसका कभी मीनिंग नहीं निकालते, भले ही निकल रहा हो। इसलिए कॉन्सेप्ट तैयार किया गया कि प्रॉपर नाउन के लिए एक हिंट बनाएगी, ये सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हमेशा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपर केस से, ठीक है, स्टार्ट होगा। तो आपने देखा प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में, ठीक है, आप क्या यूज करोगे? अपर केस। अपर केस को बोलते हैं बेटा कैपिटल लेटर। आप सबसे पहला उसका लेटर लिखोगे। क्यों लिखा जाता है गुरुजी? वो इसीलिए कि उसका कभी मीनिंग मत निकालना, जैसा है वैसा ही पढ़ना, मीनिंग ना निकालें, क्योंकि क्या पता वो क्या मीनिंग दे दे, क्योंकि हर नाम का कोई ना कोई मतलब होता है बेटा। अब वो हर नाम का मतलब अगर निकालने चले गए तो आप बर्बाद हो जाओगे। सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालना था और तुमने निकाल दिया। कैसे गुरुजी? एक बार समझाओ क्यों है ऐसा। देखो बेटा, ध्यान से सुनो। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर होता है और ये अपने आप में एक फिक्स नाम होता है, किसी भी पर्टिकुलर का नाम होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है बेटा? अपर केस। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमें कोई भी आर्टिकल या कोई भी डेटर्मिनर, हाँ, प्लस प्रॉपर नाउन, हाँ, इनकी जरूरत नहीं है। नो नीड लिख दो बेटा, इंग्लिश में लिख लो नो नीड और हिंदी में लिख लो जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। मैंने बोला आप किन से इंग्लिश पढ़ते हो? तो आपने बोला जयदीप सर से पढ़ता हूं। तो आ जयदीप सर, वन जयदीप सर, टू जयदीप सर, मैनी जयदीप सर, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। आप सिंपल में एक बात बोल दोगे कि सर प्रॉपर नाउन अपने आप में बेटा किसी का भी पर्टिकुलर नाम है, वो जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करें, फालतू की भसड़ ना फैलाएं। उसके लिए ना फालतू का डेटर्मिनर आर्टिकल की जरूरत होती है बेटा, ना उसके लिए किसी मीनिंग की जरूरत होती है, ना उसके लिए ये कि को टोटल कुछ भी लिख दो, नहीं, अपर केस में ही पहला लेटर लिखना हो। या फिर अगर उस बंदे ने अपना नाम सारा कैपिटल लेटर में यूज किया, जैसे किसी कंपनी का नाम है, चलो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्यों पागलों की तरह तुम सारे लेटर कैपिटल लिखते हो? अरे गुरुजी वे लिखते हैं तो इसलिए हम भी लिखते हैं। क्यों? गुरुजी उनका प्रॉपर नाउन है, तो मैं छेड़खानी कर ही नहीं सकता नाम में। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ऐसे लिख दूं मेरे बच्चे, नहीं लिख सकते आप गुरुजी। क्यों? क्योंकि वो वैसे लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन में मालिक की मर्जी चलेगी, भाषा की मर्जी नहीं चलेगी, मालिक की मर्जी चलेगी।
भाषा की मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए आप आगे जाके अपनी कंपनी या कुछ बनाएंगे बेटा, अपनी दुकान या कंपनी का नाम आप रखते हो पुत्र, तो आप जैसा रखेंगे सर वैसा ही लिखना पड़ेगा, जैसा आप रखेंगे वैसा ही। तो उसको किसी आर्टिकल या डेटरमिनर की नो नीड जरूरत नहीं होती। फिर आप बोलोगे स्टिल सर हम कई प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा देख लेते हैं गुरुजी। जैसे आपने देख लिया सर, हमने देखा द किंग, द मिसाइल मैन, या द ताजमहल, द अर्थ, द सन। ऐसा क्यों होता है सर? बेटा वो पढ़ेंगे हम आर्टिकल टॉपिक में। क्या लिख लो यहां स्टार लगा के, आर्टिकल टॉपिक में आर्टिकल के कॉन्सेप्ट होंगे ना बेटा। नाउन में थोड़ी ना हम भसड़ फैला देंगे। अब मैं ये बोलूं बताओ किस किस प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हो, तो फिर आर्टिकल टॉपिक ही पढ़ा लो। नाउन गया ऐसी तैसी कराने, कहां पढ़ने क्या आए थे? नाउन। चालू क्या हो गया? आर्टिकल। वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि कई प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है? क्यों? मैंने लो बेटा वो आर्टिकल टॉपिक की कहानी है, आर्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां तो मैंने एक बच्चों की तरह आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, जैसा प्रॉपर नाउन है उसको वैसा ही यूज करो। पहला लेटर उसका हमेशा कैपिटल होगा। कभी भी प्रॉपर नाउन का मीनिंग नहीं निकालते, कभी भी प्रॉपर नाउन का मीनिंग नहीं निकालते। याद रखना बेटा, एक और स्टार लगा लो। प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में हाँ मीनिंग नहीं निकालते। अब जिन बच्चों को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है तो वो वही लिख दे, डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो जैसा जो कंपनी, बेटा एक बात बताओ, यूट्यूब वाले यूट्यूब को ऐसे लिखते हैं, तो आप देखो आप भी उसको ऐसे ही लिखते हो, है ना। प्रॉपर नाउन में मर्जी चलती है बेटा। इसलिए प्रॉपर नाउन से फिर एरर क्या आएगा? एरर सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, एरर एग्जाम में प्रॉपर नाउन पे ये पूछा जाएगा, इसको इंपोर्टेंट मार्क करना। एरर एग्जाम में ये आया है और बेटा इस पर पूछा जाएगा, इस पर पूछा जाएगा पेपर में। कैसे? अब मैं आपको वो बात बताता हूं। ये तो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल क्यों यूज नहीं होता, कैसे हो सकता, वो सब आर्टिकल की बातें। लेकिन पेपर में एरर इस बात पर आएगा, प्रॉपर नाउन का जो लेटर होगा वो अपर केस में होगा। कैसे क्या है वो देखो जरा छुटकू भाई, देखो एग्जाम्पल। बेटा मैंने बोला दे नो, वे जानते हैं, दे नो हाउ टू प्ले हॉकी, वे जानते हैं हॉकी कैसे खेलना। दे नो हाउ टू प्ले हॉकी, वे जानते हैं हॉकी कैसे खेलना है। अब बता लड्डू, दे नो हाउ टू प्ले हॉकी, आपने सेंटेंस पढ़ा पेपर में, बोला आपने हॉकी प्रॉपर नाउन है सर, गेम का नाम है। दे नो हाउ टू प्ले हॉकी, बस पेपर में ये एरर आएगा बेटा, प्रॉपर नाउन पर बेस्ड और कोई एरर बनता ही नहीं है। सर आर्टिकल वाला भी समझा दो ना बाबा ना, आर्टिकल टॉपिक। कहां बेटा? आर्टिकल टॉपिक। आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट आर्टिकल में कराऊंगा बेटा। अभी नाउन चल रहा है तो नाउन में कैसे एरर आएगा सर? प्रॉपर नाउन पे सिर्फ एक एरर आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक एरर, वो ये बस। और कोई एरर नाउन से रिलेटेड नहीं बनेगा, वो आर्टिकल से रिलेटेड बनेगा। दूसरी बात एक और, सर ये प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में मीनिंग नहीं निकालते, तो किसी का मीनिंग निकलता भी है क्या? जैसे हॉकी का क्या मीनिंग है? कुछ नहीं, हॉकी हॉकी है। लेकिन मेरे बच्चे ज्यादातर हम नाम ऐसे रखते हैं जिनका मीनिंग निकलता हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं अर्पित, अर्पित का नाम ले लेते हैं पुत्र, आपका नाम का कोई ना कोई मतलब होता होगा। हाँ, अब मैं बोलूं अर्पित इज माई स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस में क्या आप अर्पित का मीनिंग निकालोगे? नहीं ना। फिर अगर मैं ये कहूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है, हाँ, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। मैंने बोला बेटा आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा विद राम, मैं राम के साथ क्रिकेट खेलूंगा। तो ये क्या है बेटा? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। बेटा एक पर्सन का, एक इंसान का नाम है। भगवान का तो रामा नाम है बेटा, तो भगवान जी का रामा नाम, बोलो जय श्री राम, ठीक है जी। मेरे दोस्त अब ये जो राम है ये नेम ऑफ अ पर्सन है। हाँ,
आप इसका मीनिंग थोड़ा ना निकालोगे। आपको पता है बेटा, अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे तो ये क्या क्या हो सकता है। अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं बेटा, ये RAM क्या क्या है। एक तो ये बनता है बेटा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जब ये बनता है तो ये नेम ऑफ पर्सन होता है। आपको पता है इसका एक और मीनिंग निकलता है क्या सर? बेटा जी, इसका मीनिंग एक और निकलता है टू हिट, किसी को टक्कर मारना। टक्कर मारना गुरुजी, बिल्कुल बेटा, इसका मीनिंग निकलता है टक्कर मारना, हिट करना, धुम है, बिल्कुल। और उसमें टक्कर मारने में जो RAM होता है वो वर्ब होता है, पता है आपको? है सर, बिल्कुल। और RAM एक और होता है बेटा। RAM का मतलब होता है मेरे पुत्र, क्या ये भी नाउन होता है, भेड़ा। जो मेल शीप होती है उसका भी, उसको भी रैम बोलते हैं बेटा। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी मत कर देना, वो पागल ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो ये है, कहीं रैम है वो। इसके 3 मीनिंग है, इसके मेरे बच्चे 3 मीनिंग है। अब तुम पागलों की तरह थोड़ा ना करोगे कि सेंटेंस कुछ भी लिखा हो पर आप उसका मीनिंग निकालने चले जाओगे। तो रैम मीनिंग का ये तो थोड़ा ना है, ठीक है। तो ये लिख लो, करो कॉपी। इसलिए मैंने कहा बेटा उसका मीनिंग मत निकालना, गड़बड़ हो जाएगी मेरे बच्चे। ठीक है। अब किसी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी तो पता है आप क्या बोलते हो? समवन, हाँ, समवन रैम्ड इनटू हिज कार। किसी ने उसकी गाड़ी में से टक्कर मार दी, पता है? समवन रैम्ड इनटू हिज कार, टक्कर मार दी, हिट कर दी, टक्कर मारना, टक्कर मार दी। किसी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, समवन रैम्ड इनटू हिज कार। देख, अब तू ये निकाल लेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा टक्कर मारने के साथ, मैं क्रिकेट खेलूंगा भेड़ा के साथ, मेल शीप के साथ आप क्रिकेट खेलोगे। फिर आप बोलोगे गुरुजी पेपर में कैसे पहचानेंगे ये प्रॉपर नाउन है? मैंने बोला मेरे बच्चे, जब प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पर्सन की तरह यूज होगा तो प्रॉपर नाउन पहचान लेगा। अब मैं बोलूं खेत में राम चल रहा था, राम नहीं वो भेड़ा, फिर वो नेम ऑफ पर्सन नहीं हुआ। ये नहीं कि कहीं अपने दोस्त के साथ तुम मजाक करके बोलो, ये तो गलत है। वो है बेटा। तो कैसे पहचानोगे? अरे मीनिंग बता दिया, जैसा मीनिंग होगा सेंटेंस में पहचान लोगे। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल, इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में मीनिंग मत निकालना, भले ही निकलता हो छुटकू, उसको नाम की तरह ही यूज करना, वरना गड़बड़ कर लोगे। तो प्रॉपर नाउन में पेपर में एरर कैसे आएगा, ये तो मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया बेटा। पेपर में सर एक ही एरर आएगा गुरुजी, आपने कराया, वो सिर्फ और सिर्फ उसके कैपिटल लेटर को लेकर होगा। बस एक ही एरर पेपर में तैयार होगा। ठीक है, चलो मेरे बच्चे कॉपी करो यहां तक। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन खत्म। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो बता के चलना बेटा। मैं नहीं चाहता जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊं आप मुझे तब हारे हुए नजर आए। अच्छा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का ना? है, बुरा मत मानना, हो सकता है बात बुरी लगे, बुरा मत मानिए, समझिएगा। जो अपने आप में टॉपिक वाइज ही 100% मार्क्स नहीं ला पाया वो सारी इंग्लिश का खाक संभालेगा। जो अपने आप को टॉपिक वाइज बेहतर ही नहीं बना पाया, ऐसी की तैसी पूरा टॉपिक क्या वो खाक संभालेगा। इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। यूं ही महल खड़ा नहीं होता है इस ज्ञान का, इस इंग्लिश का। एक एक ईंट लगा के चलनी पड़ती है, एक एक टॉपिक को अपने आप में इतना स्ट्रांग बना के चलना पड़ता है कि गुरुजी जितना नाउन पढ़ाया आप कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। तो बेटा इतने में से जो भी एरर बनेंगे आप सारे कर लोगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना पूरे टॉपिक को अगर हम संभाल लें तो आप पूरे टॉपिक के क्वेश्चन बना लोगे। फिर नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, इस तरीके से सपोज करो आपकी पूरी इंग्लिश सिमट गई। जब पूरी इंग्लिश सिमट गई तो पूरी ग्रामर सिमट गई। आपका गुरु आपके लिए वोकैब में जी जान लगा के रखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन में जान फूकेंगे प्रैक्टिस के साथ। क्या कमजोर रहेगी इंग्लिश? बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन लड़ो फिर एंड तक मेरे साथ। अगर आप एंड तक तैयार हैं तो मैं तैयार हूं, सिंपल सी बात है। आप लड़ो एंड तक फिर मेरे साथ। अगर आप एंड तक आप तैयार हैं तो आपका गुरु भी आपके साथ तैयार है। बताओ मेरे भाई क्या बात है इसमें? ठीक है,
डन। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, अब हमारा पहला प्रॉपर नाउन तो हो गया, अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। अच्छा, एक और मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। अब एक बात बताओ, आपने 100 मीटर की दौड़ देखी है, सब बहुत तेज दौड़ते हैं, और जीतने वाला चाहे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उनमें टाइम गैप देखो, जो फर्स्ट आता है और जो सेकंड आता है उसके टाइम गैप में कितना फर्क होता है सर, बिल्कुल मामूली सा, सेकंड के भी कुछ हिस्से का फर्क होता है, क्योंकि वो छोटी दौड़ थी, 100 मीटर की दौड़ थी, सबने पूरी जान फूंक दी, और तो थोड़ा टाइम गैप आया सब में, थोड़ा 10 बंदे जोड़े, 10 में थोड़ा टाइम गैप से कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आया। लेकिन यही जब एक मैराथन की दौड़ हो रही होती है तो वहां फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा गैप होता है, सेकंड थर्ड में गैप मिलता है, थर्ड से फोर्थ में गैप मिलता है, और कहीं कहीं तो इतना बड़ा गैप मिलता है कि पहुंच रहा है भाई, 5वें वाला खिलाड़ी भी आएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है, अरे पूरी ही नहीं कर पाया दौड़, कहां है, अरे बीच में कहीं पड़ा होगा यार, थक गया। यही मैराथन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना। जो पहली क्लास में बच्चा आता है और कहता है सर जान झोंक दूंगा, आग लगा दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा गुरुजी, पढ़ के मानूंगा, वो पहली क्लास में इसी एनर्जी के साथ होता है, यस, लेकिन वो 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, बस थोड़े टाइम बाद वो होता है ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा होता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी वो 100 मीटर की दौड़ नहीं थी, वो मैराथन थी। उसने पेशेंस रखना था, उसे अपनी एनर्जी बचा के चलना था, पूरा जिस एनर्जी के साथ उसने चीजों को स्टार्ट किया था उस एनर्जी के साथ उसे आगे कंटिन्यू करना था। सो लगातार मेहनत करनी थी, पेशेंस के साथ करनी थी, डिसिप्लिन के साथ करनी थी, हर दिन एक नई शुरुआत मान के पूरे दिन एक मेहनत करनी थी। और मैराथन में लास्ट में क्या होता है, जब लास्ट में आप अंत करने वाले होते हो तो सारी एनर्जी सेव करके फूंकना होता है एकदम एनर्जी को, और तब आप मैराथन जीतते हो। यही कंपटीशन में तुम्हें करना था, पढ़ते चलते, साथ साथ टॉपिक करते चलते, रिवाइज करते चलते, टॉपिक वाइज टेस्ट मेरे साथ करते चलते, देते जाते, जीते जाते, टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग बना लेते, ऐसे ही वोकैब की क्लासेस करते चलते स्ट्रॉन्ग बना लेते, ऐसे ही सारी चीजें पढ़ते चलते स्ट्रॉन्ग बना लेते। एंड में जब आया मॉक टेस्ट का रिवीजन, मॉक टेस्ट से एनालाइज करके अपना एक रजिस्टर तैयार करते, नया वर्ड मिलते ही लिखते, मतलब जैसे ही पेपर नजदीक आते आप अपनी जो मेहनत थी वो हर सब्जेक्ट में जितनी कर रहे थे उससे दोगुनी फूंक देते, आप मैराथन जीत जाओगे। मैं बेस्ट तरीका मानता हूं किसी भी बच्चे को कंपटीशन अगर समझना है, आज के दौर में लंबी रेस का घोड़ा बनना होगा बेटा, और इस तरीके से समझदारी से चलना होगा, कोई भटकाव नहीं। मेरे पास आए, कोचिंग करनी स्टार्ट की, कोई भटकाव नहीं, सटीक तरीके से पढ़ते चले गए, कहानी खत्म हुई। टॉपिक वाइज अपने आप को जब अच्छा बनाओगे, आपके मार्क्स आने लग जाएंगे, आपका हौसला बढ़ने लग जाएगा, वो हौसला, वो डिसिप्लिन ही आपका मोटिवेशन बनेगा। दो चार बातें झूठी नहीं जो आज की रील्स की दुनिया में चलता है, समुंदर मोड़ देंगे, राहों में आग लगा देंगे, पानी झोंक देंगे, पानी में आग लगा देंगे, कहां यार, बी प्रैक्टिकल प्लीज। सर पढ़ोगे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएंगे, ये झूठे मोटे मोटिवेशन से नंबर नहीं आने। बी प्रैक्टिकल, छोटी छोटी गोल रखो, हर टॉपिक वाइज अपने आप को बेहतर बनाओ, अगर टॉपिक वाइज बेहतर बने तो ही पूरा सिलेबस संभालोगे। सर याद करता हूं भूलता हूं, सर रिवीजन बढ़ाओ, बी प्रैक्टिकल। ये नहीं हम जैसे एक बार पढ़ ले दोबारा नहीं पढ़ते तो फेल होते हैं हम, फिर बार बार रिवाइज करो, आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये 2024 में झोंक दो अपने आप को कि सर हमें लगातार मेहनत करनी है, डिसिप्लिन में रखना है अपने आप को, डिसिप्लिन से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने लास्ट मेरे दोस्त पढ़ा नाउन के काइंड्स में प्रॉपर नाउन। इसका मतलब नेक्स्ट सेशन में हमें समझ आ गया बेटा, हमें पढ़ना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से क्या क्या एरर आएंगे वो हम पढ़ेंगे, फिर आगे कलेक्टिव नाउन, ऐसे करते करते नाउन खत्म, और फिर जम के मैं इसके फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी नाउन्स आए हैं वो आपको मैं दूंगा, टेस्ट क्लास में ही आपका टेस्ट कराऊंगा, तब जज करेंगे कितना है किस में दम। तो अगले सेशन से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारा नाउन आप रिवाइज करके मुझे मिलोगे। मेरे पुत्र बिल्कुल एकदम खुद को मेरे ऊपर छोड़ दो गुरुजी,
पढ़ाओ आप, बस मजे में पढ़ाओ आप दमखम लगा के। और ऐसा नहीं है सर आपकी बातें 2-4 क्लास तक याद रहेंगी फिर हम भूल जाएंगे, 2-4 क्लास के बाद तो मैं फिर मोटिवेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। बस आपको सटीक तरीके से तैयारी करते रहना है, आपको स्टडी मटेरियल से लेकर हर चीज में बेटा बेस्ट करा के दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन से। आप रिवाइज करके पधारिएगा, यानी कि कल 11 बजे। लेकिन आज शाम को 6 बजे आपकी वोकैब की क्लास जो है वो हमेशा है, और भाई साहब वो आज 6 बजे भी बेटा होगी। आप सब जानते हैं इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आप यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो यहां आपको वोकैब का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं पढ़ाने लग रहा हूं, आज उसकी क्लास नंबर 13 है। आज क्लास नंबर 13 समझ लीजिएगा, और बाकी क्लासेस को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लीजिएगा। शनिवार इतवार में डेली की एक क्लास कवर करते रहना, ठीक है। सटीक तरीके से आपको इसकी पीडीएफ और सारी जानकारी मिल लेगी बेटा, ठीक है। अब वोकैब में मिलेंगे शाम को 6 बजे। जय हिंद। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा हाँ, एक और बच्चे जिन्होंने बेटा, नए बच्चों को जिनको बैच ज्वाइन करना है, वो बेटा ये बैच आप यहां से नाउन से ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच है, जाइए कैरियल ऐप डाउनलोड कीजिए जिनके पास है, आराम से आप इस जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से जैसे नाउन पढ़ा रहा हूं, और पुराने बच्चों से पूछिएगा आपको ऑटोमेटिकली वो बता देंगे कि जयदीप सर वाकई में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी तरीके से बेटा हम पूरा सिलेबस करेंगे। इसलिए नाउन भी मैंने यूट्यूब पर अभी लाइव कर रखा है कि बच्चा दिल से पढ़े, एकदम तसल्ली करे, हाँ गुरुजी मेरे लिए बेस्ट है। बेटा यूट्यूब पे 100 तरह की डेमो मैंने पढ़ाई हुई है, नाउन पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया, जिसकी डेमो आप देखने, वो कैब पढ़ा रहा हूं, जो डेमो देखनी है तसल्ली से अपना जो है सेटिस्फेक्शन लीजिए कि हाँ जयदीप सर मेरे लिए बेस्ट है। और वो जो लाखों सिलेक्शन, आज तक हजारों सिलेक्शन जो दिए हैं बेटा, रैंक 1 से लेकर अंत तक, अब आपकी बारी। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का चेहरा याद रखिए, आप हमेशा यूं ही मेहनत करते रहेंगे। अपने गुरु का चेहरा याद रखिए, हमेशा आप यूं ही मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए पुत्र, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मोटिवेशन मिला होगा। अब मुलाकात कल की क्लास में करेंगे 11 बजे बेटा, प्रॉपर नाउन से आगे पढ़ेंगे, और फिर हम मुलाकात करेंगे आज शाम को 6 बजे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने दिखाया। और वोकैब याद करेंगे, जिन बच्चों को नहीं बताया उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो इससे हम वोकैब याद करेंगे। वोकैब बैच चला रखा है हमने, ठीक है। कहां गया भाई, लाइव क्लासेस में दिख जाएगा। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होगी आपको वो समझ आ जाएगा, नेट स्लो चल रहा है वरना दिख जाता। ये रहा बेटा, 12 क्लास हो चुकी है, 13 नंबर की क्लास। जय हिंद।